Good morning. Myself CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम। जो लॉ से संबंधित सभी टॉपिक्स आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान हम लोगों ने टॉपिक देख लिया था। अब हम लोग आज इसका अनुच्छेद और उसके अन्य भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब जैसा जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो पहला भाग है वह संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है कि संघ का क्या नाम होगा और उसके अलग अलग कौन कौन से क्षेत्र होंगे, या वह अलग अलग कौन कौन से विषयों पर आधारित होगा, कौन कौन से क्षेत्रों में आधारित होगा। तो भाग एक वर्णन करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग एक का जो अनुच्छेद एक है वह संघ का नाम निर्धारित करता है और उसका क्षेत्र निर्धारित करता है कि जैसे आपका ये हो गया कोई इलाका, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से यदि डिवाइड किया तो इसका कुछ न कुछ नाम होगा और इसका जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक उसी को हम संघ का नाम और क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हम लोग पाते हैं कि जो भारत देश था वहाँ के अलग अलग जो जगह थी वह सब क्या थे, अलग अलग थे, यानी कि अखंडता नहीं थी, सभी खंड में बटे हुए थे। तो इन सब को क्या किया गया, एकीकरण के द्वारा, मतलब नए राज्यों के प्रवेश के द्वारा। जैसे मान लीजिए हमारा एक राज्य यहाँ है और यहीं सटा हुआ एक राज्य ये रहा। तो क्या हुआ कि जैसे यह वाला राज्य यदि इस राज्य में आकर के संलग्न होना चाहे, प्रवेश करना चाहे, तो यह वर्णन किया गया है हमारे अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 2 का जो था वह निरस्त कर दिया गया और अनुच्छेद 2 का निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा तथा नामों में परिवर्तन। जैसे जो भी नए राज्य बनाए जाते हैं, आप लोग देखते हैं ना कि जितने भी नए नए राज्य का निर्माण होता है उनका वर्तमान में जो क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन होता है और सीमा तथा उनका कोई ना कोई नाम हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, जो आपका बनारस है, बनारस, या यूँ कह सकते हैं कि आप लोग जैसे जानते हैं ना कि हमारा जो यूपी था, ठीक है, यूपी था, इसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट कहते थे। लेकिन बाद में इसका क्या हो गया, नाम परिवर्तन कर दिया गया, मतलब नामों में परिवर्तन हो गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है अब, यूपी उत्तर प्रदेश। तो जितने भी नए राज्यों का निर्माण है और जितने भी वर्तमान राज्यों के क्षेत्र हैं, इन सब का वर्णन और सीमाओं तथा नामों में जो परिवर्तन है यह अनुच्छेद 3 को दर्शाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। मतलब अनुच्छेद 4 का बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, सिर्फ आपका अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दिया है कि संघ का जो भी पहला वर्णन है, जैसे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र वर्णन करता है अनुच्छेद 1, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करता है अनुच्छेद 2, और अनुच्छेद 3 क्या करता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, भाग 2 जो नागरिकता के बारे में बताता है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये हमारा अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 का कहना है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब जैसे पाकिस्तान से जितने भी लोग भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के कुछ अधिकार होते हैं, वो अलग हैं। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, जैसे
पाकिस्तान से भारत को कोई लोग प्रोविजन कर दिए और कोई लोग पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, यह दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जैसे भारत के बाहर भी को बहुत ऐसे व्यक्ति हैं ना जो अपने किसी न किसी कार्य के लिए बाहर रहते हैं, तो उन नागरिकों के लिए भी अधिकार है, जिसे हम NRI कहते हैं। NRI के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडिया में रहते हैं उसे हम NRI कहते हैं। तो इन सब का जो भी अधिकार है वह अनुच्छेद 8 में नागरिकता के तहत दिया गया है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, एक A है जो अमेरिका में जाकर के वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, तो यदि यह व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो वह अर्जित करने अपनी स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण किया है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। अर्थात विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्ति का नागरिक न होना, मतलब वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। इसीलिए उस व्यक्ति को NRI कहा जाता है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 वर्णन करता है आपका नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब ऐसे कौन कौन सी विधियां हैं कि हमारी नागरिकता बनी रहती है, कब तक बनी रहती है, इसके बारे में अनुच्छेद 10 में वर्णन किया गया है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, मतलब संसद जो है उसके द्वारा नागरिकता के अधिकार और उसकी विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है, मतलब संसद उसमें संशोधन और कमी वृद्धि कर सकता है। बात करते हैं भाग 3 की। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, भाग 3 में मूल अधिकार और उसके कुछ नियम परिभाषित किए गए हैं। तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में आपका परिभाषा दिया गया है कि मूल अधिकार क्या क्या होते हैं। मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने की जो विधियां हैं वह अनुच्छेद 13 में दी गई है। जो अनुच्छेद 13 है इसमें उसकी अल्पीकरण करने की विधियाँ भी थमाई गई हैं। आगे देखिए, समानता का अधिकार। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था समानता का अधिकार, जो आपका भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। तो इसमें समानता का अधिकार में पहला देखिए, विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी लोग जितने भी भारत के निवासी हैं उन सभी को भारत में विधि के समक्ष अर्थात कानून के समक्ष समानता दिया गया है, और किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिबंध है। मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे आप लोग मड़ुआड़ी का नाम सुने हो, यदि मड़ुआड़ी में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उस स्थान पर क्या करते हैं, सब लोग उसे हीन भावना करते हैं और वहाँ के लोगों से विस्तृत तरीके से विभेद रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए हमारा अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी मूल वंश हो उसका, कि कोई भी जाति से संबंधित हो, कोई भी लिंग हो, किसी भी जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 16 के तहत। अस्पृश्यता का अंत, जैसे छुआछूत आप लोग देखते हो ना, अनटचेबिलिटी, अछूत, तो इन सब चीज़ों का अंत आपका होता है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में अन्य उपाधियों का अंत होता है। जैसे बहुत से संसार में उपाधियाँ दी जाती है। उपाधियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है शिक्षा से संबंधित, एक होता है आपके सेना में अवसर समानता। तो इन सब चीज़ों की जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में दिया है। अगला है आपका स्वतंत्र अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कौन कौन व्यक्ति किस किस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र रह सकता है, कौन कौन सा कार्य कर सकता है स्वतंत्रता के साथ। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब आप अपना विचार विमर्श कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 19 में वर्णित है। मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि हम आपको कुछ भी कहें, आपसे उससे क्या मतलब, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 19 में वर्णित है कि आप अपने एक दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब आप जैसे चाहें वैसे अपने प्राणों को त्याग सकते हैं, अपने बॉडी को जला सकते हैं या उसे दफना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 21 में।
और 21 का क जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा गया शिक्षा का अधिकार। आप लोग जानते हो ना कि शिक्षा आज के समय में सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 क में। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। मतलब कुछ ऐसे दशाएं होते हैं जिसमें सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या जो भारतीय कानून होता है वह सिर्फ नागरिकों के लिए होता है, पुलिस बल के लिए होता है, स्टेट के लिए होता है, ना कि इंडियन आर्मी के लिए होता है। इंडियन आर्मी जो होता है ना, उसकी भाई बात ही अलग है। इंडियन आर्मी की बात ही अलग है, जिसके लिए कभी सोचा ही नहीं जा सकता। इंडियन आर्मी के जो लॉ कानून, जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब अलग होती हैं। मेरा भी ख्वाहिश था इंडियन आर्मी बनने का, शायद आगे जा कर के पूरा हो जाए। लेकिन इंडियन आर्मी के जो नियम कानून होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं और उनसे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहता। तो आगे है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध से संरक्षण। आगे है शोषण के विरोध अधिकार। जो आपका शोषण के विरोध अधिकार है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना जिसको बिना पैसे दिए, बिना कुछ किए काम कराया जाता है, तो उसके लिए आपका है शोषण के विरोध अधिकार। अनुच्छेद 23 है, जिसमें कहा जाता है कि मानव के दुर्व्यापार और बालक श्रम का प्रतिषेध। अर्थात मानव का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, आप लोग को पता होगा कि आज से कई साल पहले जब एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था, जैसे ए हो गया, ए को हम किसी कार में भर करके बी देश भेज दिए। कहाँ भेज दिए? बी देश भेज दिए और वहाँ पर उससे बालक काम कराया जा रहा है, मतलब जबरन काम कराया जाता है। तो यह सब चीज़ें किससे संबंधित है? यह सब चीज़ें संबंधित हैं मानव के दुर्व्यापार, मतलब उसके व्यापार से, और उसके बल का, मतलब उससे बलपूर्वक कार्य कराने संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। जैसे आप लोग देखते हो ना कि बहुत सी कंपनियां ऐसे होती हैं जिसमें लिखा होता है बाल श्रम निषेध। तो जो भी बाल श्रम निषेध लिखा होता है, बाल श्रम निषेध, तो बाल श्रम निषेध किस कारण से लिखा होता है? क्योंकि यहाँ अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब बालक किसी भी तरीके से किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकता। इन सब चीज़ का वर्णन किस में है? इन सब चीज़ का वर्णन है अनुच्छेद 24 में। तो ये था हमारा शोषण का विरोध अधिकार। आगे है धर्म की स्वतंत्रता। जैसा कि आप लोग देखते हैं ना कि हमारे भारत देश में एक धर्म नहीं बल्कि अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं। तो उसी तरीके से जितने भी धर्म हैं सभी धर्म के लिए अलग अलग स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहला है अनुच्छेद 25, जो बताता है अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण हम कर सकते हैं और किसी भी धर्म का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 25 में। अगला है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं, नमाज वगैरह अदा करते हैं, तो धार्मिक कार्य का जो भी प्रबंध है उन सब की स्वतंत्रता किसमें की गई है? अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में बात की गई है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, मतलब जैसे हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसे बढ़ाने के लिए, तो उसकी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 27 में दी गई है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब जैसे बहुत से ऐसे शिक्षा संस्थान होते हैं जहाँ पर मदरसे वगैरह में जैसे मुसलमानों की पढ़ाई की जाती है, उर्दू की पढ़ाई की जाती है, हिंदू सभ्यता के लिए हिंदू जो कॉलेज हैं, हिंदू जो यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई की जाती है, संस्कृत की पढ़ाई की जाती है, ताकि उनका धर्म शिक्षा जो है वो बचा रहे और उनके धर्म की उपासना होती रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आप लोग जानते हैं कि जो संस्कृति होता है वही मानव का एक मूलभूत इकाई होता है, जिसके तहत आदमी कोई भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, विकसित कर सकता है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसमें दो अनुच्छेद संबंधित है। पहला अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। सबसे पहले जो अल्पसंख्यक हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके हितों का संरक्षण करना। और जो अनुच्छेद नंबर 30 है वह वर्णित करता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन की अल्पसंख्यक वर्गों की अधिकार। मतलब अल्पसंख्यकों के से संबंधित बस दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30।
अगला बात करते हैं कुछ विधियों की विवृति, मतलब कुछ ऐसे बातें हैं जिसके बारे में विवृति की गई है। जैसे 31 का जो है वह संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की विवृति, मतलब जैसे संपदा का अधिकार था, जिसे आप जितना चाहते थे उतना धन कमा लेते थे, तो इन सब चीज़ों को समाप्त कर दिया गया या आपका अधिकार से हट करके कहीं अन्य अधिकारों में जुड़ गया है, कर्तव्य में जुड़ गया है। अगला देखिए 31 का कुछ अधिनियमों व विनियमों का विनियमन, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें बदलती रहती है। इस चीज़ का वर्णन अनुच्छेद 31 घ में है। तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस इम्पोर्टेंट क्या था, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। जरा यहाँ से देखिए, एक बार रिविजन कर लीजिए। मूल अधिकार, मूल अधिकार में आप लोगों का जो पहला है समानता का अधिकार। जो आपका समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समानता आपकी, और समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका वह अनुच्छेद 19 से जो आपका है अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता की बात करें 25 से 28 तक है। और शिक्षा संस्कृति की बात करें तो अनुच्छेद 29 से 31 तक है। तो यह आपकी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे आपके मूल अधिकार उल्लंघन होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सीधा कोर्ट की तरफ भागते हैं। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्ति करने के लिए उपचार, जैसे ए ने बी को गाली दे दिया, ठीक है, बातचीत में गाली दे दिया, तो वो आप बातचीत तो कर सकते हो, लेकिन कब तक, जब तक कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को हानि नहीं पहुंचाते। यदि जैसे ही आप किसी व्यक्ति के अधिकार को हानि पहुंचाते हो, वहाँ आपका अधिकार तुरंत ही समाप्त हो जाता है और वहीं से वहाँ पर कानून चलना प्रारंभ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, मतलब उसके जो जितने भी अधिकार प्रदान किए गए हैं या जो जितने भी बल के सभी लागू किए गए हैं उन सबको संसद में उपांतरण किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन है। मतलब सेना यदि किसी विधि प्रवृत्त है तो वहाँ पर इसका अलाउ नहीं किया जाता। इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान जो भी हैं वह अनुच्छेद 35 में दिए गए हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट नीति निर्देशक तत्व। यह आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो भाग 4 के अनुच्छेद 32 से प्रारंभ होता है। नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 है, इसमें आपका वर्णित है कि परिभाषा क्या है, राजनीतिक तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में वर्णित है। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, मतलब कहाँ कहाँ यह भाग लागू हो सकता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, मतलब किस तरीके से समाज की व्यवस्था हो, इसके बारे में अनुच्छेद 38 में वर्णन है। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होते हैं, उसके बारे में अनुच्छेद 39 में वर्णित है। और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 क के बारे में। तो अनुच्छेद 39 का जो है आपका वह वर्णित किया गया है 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए। आप लोग जानते हो ना कि सामान्य न्याय, सभी को समान रूप से न्याय दिया जाता है, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है जैसे कि सरकारी एडवोकेट के द्वारा। तो ये सब अनुच्छेद 39 क में है। अगला है ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह अनुच्छेद 40 में है। जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं ना कि जो ग्राम पंचायत हैं, गांव में जो एक प्रधान होता है, मुखिया होता है, वह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। मतलब जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उन्हें वर्क वगैरह मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध, मतलब जितने भी न्यायसंगत काम हैं, मनोचित दशाएं जितनी हैं, उन सब का वर्णन अनुच्छेद 42 में है।
कामगारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि। किस तरीके से वह काम करेंगे, किस तरीके से उनकी मजदूरी जाएगी, यह अनुच्छेद 43 में वर्णित है। उद्योग और 43 का कहता है कि उद्योग के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, मतलब जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो किस तरीके से भाग ले सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 33 क में है। अनुच्छेद 33 ख कहता है सहकारी सोसाइटियों का समर्थन, मतलब सरकारी सोसाइटी जो होती है उनके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 43 ख। अगला है 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब सभी के लिए एक समान कानून बनाया गया है। एक समान कानून के तहत सभी लोग कार्य करते हैं। यदि कोई भी दंड दिया जाता है तो सभी को सिविल संहिता के अंतर्गत दिया जाता है। आगे है अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। यह अनुच्छेद 45 कहता है कि किस व्यक्ति को कब कौन सा काम करना है, इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 45 में है। जैसा कि अनुच्छेद 45 हम लोग देख सकते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था की देखरेख और साथ में शिक्षा का उपबंध भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आज के समय में 14 सालों तक लड़कों को या लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। जो भी निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है यह सब गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है और यह आपका वर्णन है अनुच्छेद 45 में। आगे देखिए अनुच्छेद 45 के बाद बात करते हैं अनुच्छेद 46 की, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करता है। मतलब जैसे आप लोग देखते हो ना कि समाज में अभी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो SC/ST कैटेगरी के हैं। उन लोगों को क्या होता है कि बहुत सी सुख सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। इन सब चीज़ों के लिए सरकार क्या करता है अनुच्छेद 46 लगाता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए फ्री शिक्षा और अन्य फ्री लाभ देता है। अगला है अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुरक्षा करने का राज्य का कर्तव्य होता है। मतलब राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वो सभी लोगों के स्वास्थ्य के बारे में समझे और उनकी सुरक्षा और उनके राज्यों का कर्तव्य को ऊंचा रखे। अगला है कृषि और पशुपालन का संगठन, मतलब जितने भी अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कहा गया है कि कृषि और पशुपालन मतलब गाय भैंसों को पालना, इसके बारे में संगठन का निर्माण करे और अच्छे से उनकी देखभाल कराए। अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन वृक्ष वन्यजीव की रक्षा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बहुत से लोग होते हैं पेड़ पौधे काटते हैं, तो उन्हें अनुच्छेद 48 का के तहत क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। जिसमें अनुच्छेद का में वर्णित है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है सभी को और सभी को संवर्धन करना है, सींचना है, उन्हें लगाना है और वन तथा वन्य जीवों की भी रक्षा करनी है। यह कहा गया अनुच्छेद 48 का में। अगला है 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं की संरक्षण, मतलब राज्य की जितने भी स्मारक हैं, जितने भी जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जितने भी स्मारक हैं इन सब का और उनके स्थानों का और उनकी वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में वर्णन किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका आप लोग जानते ही हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका जरा इसके बारे में देख लीजिए। जो कार्यपालिका होता है आपका, वह किसी कानून का निर्माण करता है, ठीक है। और जो आपका न्यायपालिका होता है, न्यायपालिका वह उस कानून के ऊपर न्याय देता है। यही है कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिनमें दोनों को अलग किया गया है। मतलब इस तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है। अगला है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 में वर्णित किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वृद्धि। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बहुत से ऐसे मैटर होते हैं जिसमें राज्य के विभिन्न प्रकार के कार्यों के करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति जो होती है वह समाप्त हो जाती है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि किया गया है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 41 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यह कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर बनेगा कि अनुच्छेद 51 क में और भाग 4 क में वर्णित है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ है, 51 क और भाग 4 के क में।
आगे हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा मूल कर्तव्य है वह कुछ इस तरीके का है कि हमारा जो मूल कर्तव्य है वह भाग चार का के 51 का में दिया हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह मूल कर्तव्यों का पालन करे। जैसा कि पहला है क, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और ख कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। और आगे इसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद ग कहता है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अनुच्छेद घ का कहना है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इसीलिए ही एनसीसी और एनएसएस और रोवर रेंजर्स जैसे शब्द बनाए गए हैं, जैसे चीज़ें बनाई गई हैं। अगला है अंग, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला है अनुच्छेद 51 का च, जिसमें वर्णित है कि हमारी समाज, संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, मतलब उसकी रक्षा करे। अनुच्छेद 51 का छ कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव आदि आते हैं, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। और जब में वर्णित है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ सके। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें, मतलब जिस प्रकार की हिंसा होती है सभी से दूर रहने के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 के झ में। अब इसी के बाद जो मूल कर्तव्य है उसमें आगे दिया गया है इ में कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब राज्य के जितने भी राज्य की विकसित है, जितने डेवलपमेंट्स है, वह सब अनुच्छेद में दिया है। ड का मानना है यदि माता पिता या संरक्षण हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब सभी लोगों को शिक्षा का अवसर यहाँ दोबारा भी रिपीट किया गया है। और इसके बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में संघ के बारे में वर्णन किया गया है, कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन कौन से कार्यपालिका के भाग होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जो है वह जो संघ शब्द है वह भाग 5 में वर्णित है और इसका अध्याय पहला है कार्यपालिका। जो संघ है, संघ में कई भाग हैं, इसमें पहला भाग है कार्यपालिका और कार्यपालिका में हमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका वर्णन किया गया है हमारे भाग 5 के अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसके बारे में वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, पद्धतियाँ हैं, इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनर्विचार के लिए पात्रता के बारे में वर्णित है कि कब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति किसी चीज़ को भेज सकता है। जैसे जो भी अमेंडमेंट होती है, जो भी चीज़ें बनाई जाती है कानून, तो वह राष्ट्रपति के साइन के लिए जब भी जाता है तो राष्ट्रपति पहले उस अमेंडमेंट को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजता है। पुनर्निर्वाचन के बारे में वर्णित है। जरा सा गड़बड़ हो गया है। अनुच्छेद 57 कहता है कि कब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा और उसकी पात्रताएं के लिए क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। 58 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन सी अर्हताएं, योग्यताएं आवश्यक है।
अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, इसके पर वर्णन है। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कब लिया जाता है। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्या क्या प्रक्रिया है, मतलब कब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि कब तक होगी। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है राष्ट्रपति के वीडियो में कि जो राष्ट्रपति होता है उसका 6 माह के अंदर रिक्तियों को भरा जाना बहुत ही निश्चित होता है, आवश्यक होता है। और यदि 6 माह तक नहीं भरा जाता तो तब तक के लिए वह जो कार्य है वह उपराष्ट्रपति करता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अनुच्छेद 63 वर्णित है भारत का एक उपराष्ट्रपति के बारे में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। अनुच्छेद 65 बताता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, या उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा, मतलब उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। यह अनुच्छेद 65 में दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस क्या क्या उसके लिए अर्हताएँ होनी चाहिए, निर्वाचन की पद्धति है। अनुच्छेद 67 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि कब तक होती है। और अनुच्छेद 68 दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और उसकी आकस्मिक रिक्त भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होती है। अनुच्छेद 69 की बात करें तो अनुच्छेद 69 में दिया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, मतलब कब उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। और अनुच्छेद 70 के बारे में वर्णित है कि अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद जो 70 है यह अनुच्छेद 70 आपका अनुच्छेद 65 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 70 अनुच्छेद 65 से संबंधित है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 के बारे में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयों के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 71 सबसे बड़ी जो चीज़ है राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति में अनुच्छेद 72 सबसे विकसित चीज़ है। इसमें जो क्षमा दिया जाता है, कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन होती है और या परिहार होता है या लघुकरण होता है। यह सब कौन कर सकता है? यह सब कर सकता है सिर्फ राष्ट्रपति। अगला अनुच्छेद 73 वर्णित है संघ की कार्यपालय शक्ति का विस्तार, मतलब संघ की शक्ति को विस्तार करने के लिए एक कार्यपालिका होगी जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होता है इसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 74 में, जिसे बताया गया कि राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मतलब राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसके कहने पर राष्ट्रपति काम करेगा। अगला है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 वर्णित है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो अन्य मंत्री हैं उनकी किस तरीके से नियुक्ति की जाएगी, इसके बारे में अनुच्छेद 75 वर्णित है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कानूनी सलाहकार या कानूनगो। अगला है सरकारी कार्य का संचालन, मतलब सरकारी कार्य का संचालन किस तरीके से होगा, इसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 77 से 78 तक, जिसमें है भारत सरकार के कार्यों का संचालन किस तरीके से होगा अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 78 में वर्णन है। अगला है अध्याय 2, ये हमारा अध्याय 1 था। अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। तो संसद सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 79 के बारे में। आप लोग अनुच्छेद 79 देख रहे हो ना। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है कि किस तरीके से संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 80 में बात की गई है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, राज्यसभा कैसे निर्माण होगा, लोकसभा की संरचना कैसे होगी, इसके बारे में क्या वर्णन है। हम आप सभी को इन सब पर आधारित वीडियो बना चुके हैं जो आपको लॉ बीम के चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो दिखाई देंगी और आप इन सब को आसानी से वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 82 की जो बात करें तो अनुच्छेद 82 आपका है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन के लिए। जैसे आप लोग जानते हो ना कि भारत में जनगणना होती है हर साल, हर 10 साल पे, तो जो जनगणना का प्रायोजन है वो अनुच्छेद 82 से संबंधित है। अनुच्छेद 83 की बात करें संसद के सदनों की अवधि,
यह संसद के सदन की कब तक की अवधि होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 83 वर्णित है। अनुच्छेद 84 की बात करें तो अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या अर्हताएँ होती है, क्या क्या योग्यताएँ होती है, इसके बारे में अनुच्छेद 84 में वर्णन है। 85 की बात करें तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में वर्णन है कि जैसे आप लोग जानते हो ना, संसद का जो सत्र है, सत्रावसान और विघटन यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह मंत्रिपरिषद के निर्णय पर आधारित होता है। आगे है अनुच्छेद 86, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 86 में वर्णित है। अनुच्छेद 87 की बात करें तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है वह 87 में वर्णित है। अनुच्छेद 88 की बात करें तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, इसके बारे में हमें अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि अनुच्छेद महान्यायवादी के कौन कौन से गुण और कार्य होते हैं। आगे बात करते हैं संसद के अधिकारी, मतलब संसद के कौन कौन अधिकारी होते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 89 में दिया गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 90 जो है वो बताता है कि उपसभापति का पद रिक्त होने पर पद त्याग और पद से हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में अनुच्छेद 90 में वर्णन। अनुच्छेद 91 सभापति के पद, कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की जो शक्ति है उसके बारे में अनुच्छेद 91 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 92 की बात करें तो जब सभापति या उपसभापति पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधारा है तब तक पीठासीन न होना, मतलब यदि सभापति या उपसभापति के ऊपर कोई विचार चल रही है, जैसे कि जैसे मानिए ये जो हमारा है वह सभापति या उपसभापति है, ठीक है, इस पर एक इल्ज़ाम लगाया गया और यह तब तक अपने पीठासीन अपने मतलब गद्दी पर तब तक नहीं बैठ सकता जब तक यह केस चल रहा है। इस अवधि में यह वहाँ पर पीठासीन नहीं हो सकता और जैसे ही यह सब क्लियर हो जाएगा तो फिर से वह अपनी गद्दी पर पीठासीन हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 93। जो अनुच्छेद 93 है वह लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में करता है। जैसे लोकसभा में दो होते हैं ना, एक लोकसभा अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, इसके बारे में हमने आपको पहले ही वर्णित कर दिया है। इसके बारे में यदि आप फुल डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें वीडियो मिल जाएंगी। अगला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में वर्णित किया गया है अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 95 में वर्णित किया गया है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। जैसे जब अध्यक्ष नहीं होता तो उसके समय में उपाध्यक्ष ही कार्य करता है ना, या कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर बैठता है, तो इसकी जो शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 95 में बताई गई है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने की कोई संरचित विचारधारा है तब उसका पीठासीन न होना, तो इसके बारे में वर्णन पर नहीं कर दिया जो अनुच्छेद 92 में है। सत्तानवे की बात करें तो अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन किया गया है तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन क्या होंगे और उसके क्या क्या भत्ते होंगे, क्या क्या उन्हें फ्री दिया जाएगा, इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 97 में है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के बारे में वर्णन किया गया है। कार्य और संचालन क्या होता है इन सब का, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिलाया जाता है और सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य की शक्ति को गढ़पूर्ति बनाता है। सदस्यों का निर्भरताएँ क्या होती हैं, स्थानों का जो रिक्त स्थान है, स्थानों का रिक्त होना और सदस्यता के लिए निर्भरताएँ जो चीज़ें हैं उन सब का वर्णन किया गया है इसमें। अनुच्छेद 103 की बात करें तो उसमें सदस्यों की निर्भरताएँ से संबंधित प्रश्नों पर भी निश्चित किया गया है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए गए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। आगे है
संसद और उनके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार का उन्मूलन। तो संसद के जितने भी सदस्य के लोग सदस्य हैं या समितियाँ जो हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं उसे विशेषाधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 5 में 105 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। विधायक प्रक्रिया की बात करें तो विधायक प्रक्रिया जो है आपका यह 107 में वर्णित है कि विधायकों की पूर्व स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। 108 की बात करें तो कुछ स्थान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है इसके बारे में किया गया है। ये संयुक्त बैठक कब होगी दोनों सदनों की? यह क्वेश्चन एक बार बना हुआ था शायद कि किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 108। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 की बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा की गई है कि धन विधेयक क्या है, मतलब धन विधेयक क्या है। यह अगली बार दिया था उसमें BHU LLB में, BHU BA + LLB और BHU LLB वाले क्वेश्चन में यह बना था कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वह अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अनुच्छेद 111 की बात करें तो विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। अनुच्छेद 112 की बात करें तो वित्तीय विवृत्ति विवरण है। अनुच्छेद 113 बताता है कि संसद में प्रकलनों के संबंध क्या प्रक्रिया है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक और अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 116 जिसमें लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान स्थापित है। ये हमने एक वीडियो में बनाया हुआ है जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक के बारे में उपबंध है। देखिए आपका जो विधेयक होता है वो अलग अलग तरीके का होता है जो हमने आगे वाली वीडियो में बताया हुआ है। संसद में कि कौन कौन से विधेयक पारित करते हैं, कौन कौन सा समय होता है, कौन कौन सा बजट किस समय पारित किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको सभी वीडियो अवेलेबल है। अगला बात करते हैं साधारणतया प्रक्रिया। तो प्रक्रिया के क्या नियम होते हैं इसके बारे में वर्णन 118 में है। संसद जो है इसके संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि विनिमय किया गया है। 120 की बात करें तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है कि मतलब संसद में कौन सी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद 121 की बात करें तो अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्विधान के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने पर संबंधित है। अनुच्छेद अध्याय 3 की बात करें तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की शक्ति ऐसी भी वर्णित है। हमने इसके बारे में पहले भी देख लिया है। यदि आप राष्ट्रपति के बारे में देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के उसको अच्छे से देख सकते हैं। और आगे जो है आपका संघ की न्यायपालिका, यह हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 आने वाला है जल्द ही। तो संघ की न्यायपालिका यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन कंपलसरी है बनते हैं क्लैट के लिए या आपके क्लैट आप यूजी या पीजी कर रहे हैं तो उसके लिए कंफर्म है कि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन का हर साल बनते हैं। और इसके साथ में आपको बता दें कि जो अभी PCSJ की एग्ज़ाम हुई है PCSJ, उसमें भी यहाँ से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे जो अनुच्छेद से संबंधित थे। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग संघ की न्यायपालिका। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।